करें। देखो what happens कि we studied about free fall. Uday, you are here, right? जी सर। Okay, in free fall we studied if I release an object from rest, okay, it will accelerate downwards towards the surface of the earth with an acceleration of 10 meter per second square, which is also known as acceleration due to gravity, right? This is known as acceleration due to gravity, and any object irrespective of the mass will accelerate with this acceleration. ठीक है, कोई heavier चीज हो कोई lighter चीज हो, doesn't matter, it will accelerate due to acceleration due to gravity, which is 10 meter per second square. उसकी फिर हम लोगों ने एक नासा वाली वीडियो भी देखी थी, right? अच्छा, तो there was a bowling ball and a feather which reached the ground at the same time when released from the same height. And why it happened? Because they were falling towards the earth with the same acceleration irrespective of their masses. So naturally they will reach the ground at the same time when they are accelerating at the same rate, because they have to cover at the same distance. So acceleration same है, हाइट जो इनको डिस्टेंस कवर करना है वो सेम है, तो नेचुरली जो उन्होंने टाइम देना है उस लेवल तक पहुंचने के लिए वो भी सेम है। ठीक है, अच्छा जी, अब होता क्या है कि रियल लाइफ में वी हैव एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर की वजह से उस ऑब्जेक्ट पे फ्रिक्शन लगती है। अगर मैं एक बॉलिंग बॉल को और फेदर को साथ रेस्ट से रिलीज करता हूँ, तो वी विल नेवर सी इन रियल लाइफ के जो बॉलिंग बॉल है वो और फेदर साथ पहुंचे। बॉलिंग बॉल तो फौरन नीचे पहुंच जाएगा, लेकिन फेदर जो है वो इट विल टेक टाइम। व्हाई? बिकॉज इन रियलिटी वी हैव एयर फ्रिक्शन एक्टिंग अपॉन both of these objects. As the surface area of the feather is what we say is क्या कहते हैं, larger than the bowling ball, it will experience larger air resistance. Greater amount of air resistance will be acted upon it. Secondly, its weight is lesser as that of the bowling ball. तो जब air resistance लगेगी, एक forward force लगेगी, तो resultant force जो होगी ना, पहले resultant force क्या था, सिर्फ downwards इनका weight था. However, now the resultant force is not just due to the weight, but F is equals to ma में जब मैं resultant force निकालूंगा, तो they have their weight acted upon due to gravity, and they have one opposing force which is air resistive force. Now together these forces combined will give me the resultant force, which will always be downwards because weight जो होता है वो फिर भी ज़्यादा होगा as compared to air resistance, so they will naturally fall downwards. Resultant force downwards है. लेकिन अगर इससे आप एक्सेलरेशन निकालो ना, तो दिस एक्सेलरेशन विल बी लेसर देन दैट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्योंकि देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जब आप निकाल लेते तो उसमें आप सिर्फ वेट ले रहे थे, विच वाज मास इनटू जी, और जी आपके पास क्या रहा था, डब्ल्यू ओवर एम। लेकिन यहाँ आप देखो तो न्यूमरेटर में आपके पास डब्ल्यू माइनस एफ ए हो गया है, तो न्यूमरेटर छोटा हो जाएगा तो पूरा का पूरा फ्रैक्शन छोटा हो जाएगा। मतलब ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है वेट जब आपने रखा था। अब वेट कम हो गया है, ये जो न्यूमरेटर है ये कम हो गया है ना, इसमें से कुछ आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो पूरा का पूरा फ्रैक्शन जो है वो छोटा हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन जो है वो 10 से कम हो जाएगी। अब ये कितना कम हो रहा है, उतनी ज्यादा एक्सेलरेशन कम होती जाएगी। फॉर बॉलिंग बॉल, फॉर हैवियर ऑब्जेक्ट्स वेट ज्यादा है। अच्छा, अब एयर रेजिस्टेंस जो होती है वो अराउंड सेम लग रही होगी। अब दिस इज नॉट द एयर रेजिस्टेंस विच इज कॉजिंग द डिफरेंस। बेसिकली वेट जो है ना, अगर मैं कह रहा हूँ कि बॉलिंग बॉल जो है, पहले मैं मास से बात करता हूँ, जो बॉल है ना मेरी, लेट्स से इट हैज अ मास ऑफ 5 kg, और जो फेदर है it'll have a mass of let's say 0.02 kg। जाहिर है बहुत लाइटर होगा, इससे भी लाइटर होगा, मैं तो ज्यादा ले रहा हूँ, फिर भी ये बात हमें समझ आ जाए। अच्छा, अगर मैं वेट निकालूं दोनों का, तो वेट ऑफ बॉल जो आएगा वो मास इनटू ग्रेविटी, वो कितना हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 10 विच इज 50 न्यूटन। अच्छा, और अगर मैं फेदर का वेट निकालूं, वेट ऑफ फेदर, तो अगेन सेम फॉर्मूला mg, mass of feather is 0.02 into 10, it will give me 0.2 Newton। अब मैं इन दोनों पे एयर रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ।
एयर रेजिस्टेंस जो है ना, लेट्स से बॉलिंग बॉल पे कम लग रही है, सरफेस एरिया कम है, तो एयर रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होती है इसकी। जैसे मैं कह रहा हूँ कि इस पे जो एयर रेजिस्टिव फोर्स लग रही है ना, इट इज अराउंड 0.1 न्यूटन। ठीक है, इससे भी छोटी कर लो चलो, 0.05 न्यूटन। अच्छा, दिस इज माय एयर रेजिस्टेंस। जिसको मैं FA से डिनोट कर रहा हूँ। और फेदर पे जो एयर रेजिस्टेंस लग रही है, चलो इसका सरफेस एरिया बड़ा है तो हम इसको कह देते हैं कि इट इज 0.09 न्यूटन। अच्छा, अब इन दोनों से जो रिजल्टेंट फोर्सेज होंगी ना, अब वो डिफरेंट हो जाएंगी। पहले रिजल्टेंट फोर्स सिर्फ वेट थी, क्योंकि सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट हो रही थी डाउनवर्ड्स। नाउ इनके वेट के अगेंस्ट जो है ना एयर रेजिस्टिव फोर्स एक्ट हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, W माइनस FA इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। W क्या है, फेदर का, और ये क्या हो जाएगा, W बॉल का माइनस FA इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। वेट ऑफ फेदर 50 न्यूटन आया है, एयर रेजिस्टेंस फेदर पे जो लग रही है वो हमने 0.05 न्यूटन ली है। अब एयर रेजिस्टेंस में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, ऑलमोस्ट सिमिलर है। अगर सिमिलर भी ले लेते तो कोई मसला नहीं होता। मास ऑफ फेदर हमारे पास हमने कितना लिया है, 0.02। अच्छा, मैंने फेदर की जगह पे उसका हियर 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 फेदर की जगह फेदर का वेट नहीं लिया मैंने। फेदर का जो वेट है ना वो 0.2 न्यूटन है। दिस इज 0.2 न्यूटन। तो 0.2 न्यूटन और माइनस 0.09 न्यूटन। मास ऑफ फेदर इज 0.02 kg इनटू एक्सेलरेशन। तो इससे एक्सेलरेशन निकालोगे ना तो आएगा 0.2 माइनस 0.09 डिवाइडेड बाय 0.02। तो इससे जो एक्सेलरेशन आती है हमारे पास वो आती है 0.2 माइनस 0.09 डिवाइड बाय 0.02, वो आएगी 5.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो 10 से 5.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गई, सिर्फ और सिर्फ किस वजह से, एक छोटी सी एयर रेजिस्टेंस आ गई जिसकी वजह से इतना बड़ा डिफरेंस आ गया। अच्छा, अब अगर मैं बॉल की बात करूं, तो जो बॉलिंग बॉल है मेरी, उसका जो वेट है वो हमारा कितना है, 50 न्यूटन। 50, और इस पे एयर रेजिस्टिव फोर्स जो है वो 0.05 न्यूटन की लग रही है लेट्स से। और मास जो है बॉल का 5 kg है इनटू एक्सेलरेशन। 50 माइनस 0.05 डिवाइडेड बाय 5, सही है। तो 50 माइनस 0.05 डिवाइडेड बाय 5 इज 9.99, सही है। तो ये कितना करीब है 10 के, और ये देखो 10 से कितना दूर हो गया। क्या कुछ चेंज हुआ, नहीं, ग्रेविटी भी वही थी, बस दोनों के लिए एटमॉस्फेयर भी वही है। बस फर्क क्या पड़ रहा है, अगर मैं दोनों की 0.09 ही ले लेता ना एयर रेजिस्टेंस भी, अगर मैं कह रहा हूँ कि चलो आप कहोगे एयर रेजिस्टेंस से इतना बड़ा फर्क पड़ गया, तो एयर रेजिस्टेंस से चेंज होने आने की वजह से ना सिर्फ देखो रिजल्टेंट फोर्स पे कितना बड़ा फर्क पड़ा है। अगर मैं 0.09 ही ले लूँ ना इसकी बॉल पे भी, तो यहाँ पे लिख के देख लो 0.09, तो कोई जब भी बहुत बड़ा फर्क नहीं दिखना है। तो ये 50 माइनस 0.09 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 5, तो ये आ जाएगी 9.982। थोड़ा सा फर्क आ जाएगा बस, 9.982, फिर भी अराउंड 10 के करीब है दोनों। तो बेसिकली अगर हैवियर ऑब्जेक्ट पे एयर रेजिस्टेंस एक्ट हो रही है और उतनी ही एयर रेजिस्टेंस लाइटर ऑब्जेक्ट पे हो रही है, तो लाइटर ऑब्जेक्ट की जो एक्सेलरेशन है वो बहुत कम हो जाएगी एज कम्पेयर टू हैवियर ऑब्जेक्ट। अब जो हैवियर ऑब्जेक्ट है उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अभी भी 9.910 के करीब ही है, तो वो तो उतनी टाइम में तकरीबन नीचे गिर जाएगा। लेकिन जो फेदर है उसकी देखो आधी हो गई है, तो अब वो जाहिर है उसको वो आधी टाइम बाद नीचे पहुंचेगा, डबल टाइम बाद नीचे पहुंचेगा, आधा नहीं सॉरी। बात समझ आई। तो सिर्फ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस उनका टाइम जो होता है ना वो सेम नहीं होता नीचे पहुंचने का। अगर ये हटा दो, वैक्यूम कर दो, तो वो दोनों सेम टाइम पे नीचे पहुंचेंगे। वो आप देख चुके हो फिनोमिना, ठीक है, प्रैक्टिकली भी देख चुके हो, थ्योरेटिकली भी आप कुछ थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा, राइट। हमजा, हुदा, एनीथिंग, एनी कंफ्यूजन, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? नो सर। ये अच्छा, फेदर वाला आप फिर से समझा सकते हैं, मैं था नहीं। अच्छा देखो, मैंने क्या किया, मैंने बोला कि
if for example when we had no air resistance, remember we saw that video of NASA in which they released a bowling ball which was quite heavier than the feather. They released both of these at the same time from the same height, and in the absence of air, means in vacuum, they both actually reach the ground at the same time. Why? Because their acceleration due to gravity was same, which was 10 meter per second square. So naturally, when they have to cover the same distance and the same acceleration, they will travel that distance in the same time. So that's why they reach the ground at the same time. However, in practical life, we do not observe this phenomena. Why? Because there is a air resistance present. एयर रेजिस्टेंस होने की वजह से देखो फर्क आता कैसे है. अब एयर रेजिस्टेंस तो वैसे उसकी वैल्यू बहुत कम होती है, लेकिन वही एयर रेजिस्टेंस अगर फेदर पे लग रही होती है and the same air resistance is acted upon on a bowling ball, this will create a huge difference. How? Let's say I gave an example that if my bowling ball, this is my bowling ball, ठीक है, is of 5 kilogram and my feather is 0.02 kg. See, there is a remarkable mass difference in the ball and the feather. feather का mass जो है ना इससे भी कम होगा, but मैंने ले लिया है ज़्यादा थोड़ा. The weight of a ball would be mass into gravity, which will be 5 into 10 because gravity is 10, so it will be 50 Newton. And weight of the feather would be 0.02 into 10, which will be 0.2 Newton, right? अच्छा, अब देखो resultant force जो है ना on the feather and the ball. First of all, previously it was resultant force क्या थी? It was just F is equals to ma में weight था, because there was no other force acting when there is absence of air resistance. लेकिन when there is air resistance, तो जो acceleration होगी तो resultant force में W minus FA आ जाएगा, because there is a force now opposing the weight, so it will be minus FA. FA is my air resistance. So you see acceleration would be W minus FA over M. तो न्यूमरेटर जो है वो कम हो गया ना, W minus FA हो गया, राइट? अच्छा, अब मैं दोनों के लिए कंपेयर कर रहा हूँ. फॉर एग्जाम्पल फॉर फेदर, मैंने कहा कि अगर आप चलो एयर रेजिस्टेंस सेम एक्ट करवा लो ना इन पे. मैं कह रहा हूँ कि चलो इस केस में हम लोग कह रहे हैं कि सेम एक्ट हो रही है. पहले मैंने डिफरेंट ली थी, नाउ आई एम सेइंग कि एयर रेजिस्टेंस एक्टेड अपॉन द फेदर एंड द बॉल इज 0.09 न्यूटन. ओके, द मास ऑफ द फेदर इज 0.02 kg and the weight of the feather becomes, due to this mass, is 0.29. तो resultant force कितनी हो जाएगी? weight of a feather minus air resistance, W minus FA is equals to M is 0.02 A. तो जब मैंने इसकी एक्सप्रेशन निकाली, it turned out to be 5.5 meter per second square. For bowling ball, I use the same formula, F is equals to MA. The resultant force would be weight minus the air resistance which is acting on the bowling ball here. So weight of ball minus air resistance, weight of the ball is 50 Newton, ये वाला, and minus 0.05 is the my air resistance. अब मैंने कहा कि वो 0.09 कर दिया मैंने, 0.05 को हटा के, तो इसको 0.09 ले लेते हैं. ठीक है, जब मैंने इसको 0.09 लिया तो मैंने देखा कि इसकी वजह से जो हमारे पास वो आ रही है, एक्सेलरेशन आ रही है. कैसे निकाली? 50 minus 0.09 डिवाइडेड बाय मास विच इज 5. तो एक्सेलरेशन अभी भी 9.99 मतलब 10 के करीब ही आ रही है, लेकिन यहाँ देखो कितना बड़ा फर्क हो गया, यहाँ अराउंड 9.99 ही है. तो now the acceleration is not same because of the presence of air resistance. Lighter weight will be more affected by the same amount of air resistance as compared to the heavier weight. That is the reason in practical life we do not see the metal ball or the bowling ball and a feather reaching the ground at the same height when released from the when reaching the ground at the same time when released from the same height. लेकिन यहाँ पे ऐसा है, एयर रेजिस्टेंस के साथ जो है वो डिफरेंस हो जाता है. ठीक है, वी वॉच दैट वीडियो, तो हमें पता है कि यार प्रैक्टिकली भी हमने देख लिया, थ्योरेटिकली तो हम लोग शुरू से देखते ही आ रहे थे इस चीज को, राइट हमजा? यस. ओके, चलो अब ना हम इस चीज को पढ़ते हैं, फ्रॉम मोशन ऑफ अ पैराशूटिस्ट. मोशन ऑफ अ पैराशूटिस्ट हमारे पास क्या है? देखो, एक पैराशूटिस्ट है, वो पहले सबसे पहले अगर किसी एरोप्लेन से जंप करता है या कहीं से भी किसी भी हेलीकॉप्टर से जंप कर रहा है वो, तो देखो होता क्या है उस पे. Why would he go downward? Is because due to gravity, its weight will
टेक हिम डाउनवर्ड्स, ठीक है, उस पर वेट लग रहा है। अच्छा, मैं कहूँगा इस पे रिजल्टेंट फोर्स निकालो, तो रिजल्टेंट फोर्स के लिए आप क्या करोगे, इट इज F इज इक्वल टू ma। इस पे जो फोर्स लग रही है नीचे वेट लग रहा है और मास इनटू एक्सेलरेशन। अब अगर वेट लग रहा होता है सिर्फ फोर्स की जगह पे, तो ये एक्सेलरेशन क्या बन जाती है, इट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्चुअली, एंड दिस वुड बी G इज इक्वल टू W/m। अच्छा, when it accelerates with the acceleration due to gravity which is 10 meter per second square, तो उसमें क्या होगा, due to this acceleration which is 10 meter per second square, its velocity will increase by 10 meter per second in every 1 second. In every 1 second, velocity will increase by 10 meter per second. And as the velocity increases, so air resistance is basically directly proportional to velocity. Faster the object travels in the air, more the air resistance it experiences. For example, you are in a car. If you क्या कहते हैं, window से if you open the window and put your hand outside in the air, and if a car accelerates, ज़्यादा से ज़्यादा speed बढ़ाएगी, तो you will actually experience the air resistance या air molecule hitting on your hand. This is air resistance, जो आपके हाथ पे हवा लगती है ना, अगर ज़्यादा स्पीड में होगी तो ज़्यादा लगेगी और आपका हाथ पीछे की तरफ जा रहा होगा। So air resistance is basically directly proportional to velocity. Air resistance is directly proportional to velocity. Acha, now it is accelerating with the constant acceleration which is 10 meter per second square, and every 1 second the speed increases by 10 meter per second, and when the speed increases, the air resistance acted upon it increases. Initially there was no air resistance. As the parachutist jumps, there was no air resistance because there was no motion. But as the parachutist starts falling, its acceleration, due to this acceleration, its velocity is increasing. ठीक है, हम क्या बोलेंगे कि इसकी जो velocity है ना वो increase हो रही है। अब जब velocity increase होगी parachutist पे, तो ऐसे मैं ना इसके बाल बना रहा हूँ, ये बाल उड़ते हैं ना तो पता चलता है नीचे गिर रहा है। वेट तो कांस्टेंट रहेगा ना, वेट वोंट चेंज, वेट तो नहीं गिरते गिरते वेट मास चेंज हो गया उसका, उस पे एयर रेजिस्टेंस एक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। एंड नाउ द रिजल्टेंट फोर्स वुड नॉट बी वेट, पहले सिर्फ W था ना, रिजल्टेंट फोर्स W था, अब वो W नहीं रहा, वो बल्कि क्या हो जाएगा, बताएगा कोई, इट बी W माइनस FA। एंड सो नाउ द एक्सेलरेशन वोंट बी इक्वल टू 10, बट वो डिक्रीज हो जाएगी, जैसे अभी हमने पीछे देखा, तो वो 10 नहीं होगी, G नहीं होगी, फिर उससे कम होगी बल्कि, क्योंकि न्यूमरेटर कम हो गया है। तो एक्सेलरेशन विल क्या कहते हैं, डिक्रीज। लेट्स से वो 10 से मैं कह रहा हूँ कि एक्सेलरेशन डिक्रीज होके ऐसी मैं अपनी मर्जी से वैल्यू ले रहा हूँ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गई है। However, what about its velocity? Velocity will keep on increasing. अगर मैं कह रहा हूँ कि velocity increase हो रही थी, तो अब भी velocity जो है वो will keep on increasing. Why? Though the acceleration is decreasing, but velocity will increase. पहले क्या हो रहा था, for every 1 second the velocity was increasing by 10 meter per second. Now in every 1 second velocity is increasing by 6 meter per second. तो अगर वो इस टाइम में 10 सेकंड के लिए गिरा था नीचे, तो 10 सेकंड में उसकी वेलोसिटी जो है वो क्या कहते हैं 100 मीटर पर सेकंड हो गई थी। तो अब जब 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन कर रहा है वो, तो हर एवरी इन 1 सेकंड 11वें सेकंड पे वो 106 हो जाएगी, 110 के बजाय 106 हो जाएगी, और 12वें सेकंड पे वो 112 हो जाएगी। इंक्रीज तो हो रही है ना, लेकिन अब रेट ऑफ इंक्रीज डिक्रीज हो गया है। पहले वो 0 से 10 हुई, फिर 20 हुई, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 100 के बाद यू आर एक्सपेक्टिंग कि वो 110 हो जाएगी, बट वो 110 नहीं हुई, 106 हुई, बट इट इज स्टिल इंक्रीजिंग। तो वो जिस 100 वाली वेलोसिटी पे जो एयर रेजिस्टेंस एक्ट हो रही होगी वो कम होगी एज कम्पेयर टू 106 वाली वेलोसिटी पे। बताने का मकसद क्या है, it doesn't matter if acceleration is decreasing, its air resistance will keep increasing। देखो एयर रेजिस्टेंस मैं बड़ी कर रहा हूँ, एयर रेजिस्टेंस इंक्रीज होती रहेगी, बट वेट जो है वो कांस्टेंट रहेगा। अच्छा, a time will come when this air resistance will increase so and so that it will become equal to the weight। मतलब एक ऐसा पॉइंट आ गया है जहाँ पे एयर रेजिस्टेंस और वेट जो है इक्वल हो गया, वेट जो भी था उसका एयर रेजिस्टेंस बढ़ बढ़ के वेट के इक्वल हो गई है।
So now if I gonna find my resultant force W minus Fa, so it will be like this. And if I am saying W and Fa is equal, so this resultant force will be 0, right? So acceleration would be 0 over m and acceleration would be 0. Okay. Now when the acceleration has become 0, will there be any further increase in velocity? No. Velocity will become constant and it will keep falling with this constant velocity until or unless resultant force changes. Newton's first law. Now what happened? Resultant force. This is my resultant force. Is 0. But there one motion was already achieved na. Rest wali condition to nahi thi. There was already a motion, and in that motion velocity increases, air resistance increases, and a time came that air resistance and weight becomes equal, the resultant force becomes 0. And when the resultant force becomes 0, the object will keep falling with the same velocity. With same velocity. अब जब velocity भी change नहीं हो रहा तो air resistance further change नहीं होगा और weight के equal ही रहेगा. So, or this parachutist will keep falling with the same velocity, and this velocity is known as terminal velocity. Okay, what is terminal velocity? During free fall, during vertical motion, I won't call it a free fall. Free fall में air resistance नहीं होती है, and terminal velocity is only achieved because there is air resistance. Had there been no air resistance, that would be just a vertical free fall motion जो हम लोग पहले से पढ़ते हैं. But there is air resistance, जिसकी वजह से air resistance increase hui and a time came that it becomes equals to weight, and when it equals to weight, at that instant acceleration becomes 0 and the velocity of the object won't no more increase and it will keep falling with the same velocity, and this velocity is known as terminal velocity, right? So this is my terminal velocity. Let's move on from here. So okay, if I go drawing a graph, ठीक है, I'm drawing let's say velocity time graph अगर मैं बनाना चाहूँ या displacement time graph में बनाना चाहूँ, तो let's start from displacement time graph. या बल्कि पहले velocity time graph बनाते हैं, terminal velocity पढ़ रहे हैं ना. So initially object, this man actually parachutist is falling with acceleration of 10 meter per second square. Its velocity will increase at a constant rate because acceleration was constant. ठीक है, पहले तो straight line आ जाएगा ऐसे. However, after some time we saw that acceleration started to decrease from 10 to 6. Why? Because air resistance increasing due to increase in velocity and the resultant force is decreasing, and due to the decrease in resultant force acceleration is decreasing, and when the acceleration is decreasing velocity will still increase because this is not a case of deacceleration. Acceleration था अब वो कम हो गया है, but velocity will keep on increasing because 110 100 पहुंचा था तो फिर 106 होगा, 110 के बजाय 106 होगा, but that is still an increase. 100 से 110 जाना था, वो 106 पे गया. I cannot call it a decrease. This is an increase, still an increase, but with a decreasing rate. So how do I show that acceleration is decreasing with an increasing velocity? On a velocity time graph, I will decrease the gradient of a velocity time graph like this, curve downwards. This shows the gradient is decreasing. It means acceleration is decreasing. Gradient of velocity time is decreasing, but the velocity is still increasing, but with a decreasing rate. Okay. And then what happened? Acceleration becomes 0 because air resistance increased so and so that it became equals to the weight, and the acceleration is 0. So due to which object will stop accelerating and it will keep falling with the constant velocity. The object in this case is my parachutist. I'm saying object again and again, but had there been any other object or the parachutist, it means object or parachute is the same thing for me. So जब air resistance बराबर हो गया तो acceleration became 0. When the acceleration is 0, the parachutist will keep falling with the constant velocity. A graph में constant velocity कैसे show करोगे? It will be like this straight line because it is a velocity time graph. It means the value of velocity is not changing. So this straight horizontal line showing me that it is a constant velocity, and we call this constant velocity as terminal velocity. अच्छा, बाकी motions में if an object follows a constant speed,
or velocity, we won't call it a terminal velocity. We only say terminal velocity when the parachute is or any object falling under gravity, and if it is falling with the constant speed, then we call it a terminal velocity. हर जगह नहीं, horizontal motion, road पे गाड़ी चल रही है constant velocity से, we calling it a terminal speed. No, we will call terminal speed only for those objects which are falling under gravity with a constant speed. अच्छा, now what happened? This parachutist, इसका काम क्या था? He was jumping, ठीक है, in order to land safely on the ground. अगर ये पैराशूट नहीं खोलेगा तो बात ही सारी खराब हो गई ना. तो उसको, अच्छा, this velocity, this terminal velocity is very high, ठीक है. If he falls or lands on a ground with this terminal velocity, so when he have an impact with the ground will exert a resultant force on him, reaction force on him, ठीक है. तो with this velocity, if he is falling on the ground, there will be a damage, ठीक है. अगर वो कम velocity से गिरेगा तो he will safe landly. With this velocity he cannot fall on a ground. So what he gonna do is he will open the parachute. अच्छा, अब parachute खोलने से क्या होगा? When he opens up a parachute, what happens? Parachute has a greater surface area, ठीक है. Opens parachute. This parachute has a greater surface area, so a lot of air resistance will act on it. पहले कम हो रही थी, ठीक है. Now air resistance will act with a greater value. अच्छा, तो क्या होगा? अब when the air resistance increases, तो अब यहाँ पे W minus FA करोगे ना, तो air resistance इतनी increase होने की वजह से air resistance when becomes greater than the weight, ठीक है. अब क्या होगा? Air resistance will become greater than the weight. Up till yet air resistance was increasing, but it never became greater than the weight. It was increasing, air resistance increase हो रहा था. A point came when weight and air resistance became equal. It was that point when the terminal velocity was achieved. But now when the parachute is opened, air resistance becomes greater than weight. And when the air resistance becomes greater than weight, what happens is this value is greater. So the resultant force will be negative, ठीक है. नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? एफ ए बड़ा है, एफ ए के साथ नेगेटिव साइन है, बड़े के साथ नेगेटिव साइन है, तो रिजल्टेंट फोर्स विल बी ग्रेटर. यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी इट विल बी नेगेटिव, तो नेचुरली एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव. तो दिस वुड बी डी एक्सेलरेशन. इट वोंट बी एक्सेलरेटिंग नाउ, इट विल बी डी एक्सेलरेट. मतलब उसकी वेलोसिटी अब कम होना शुरू हो जाएगी. पहले 10 से 100 हुई, 100 से 106 हुई, कांस्टेंट वेलोसिटी पे वेलोसिटी 106 ही रहेगी, चेंज नहीं हो रही. बट नाउ इट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग. 106 से 100 चली जाएगी, वापस फिर 80 फिर 90. जैसे उसने पैराशूट खोला है ना, तो ड्यू टू हाई वेलोसिटी एयर रेजिस्टेंस इतनी एक्ट हुई कि इट डी एक्सेलरेटेड सडनली. और उस सडन डी एक्सेलरेशन की वजह से क्या हुआ? उसकी वेलोसिटी जो है वो एकदम ड्रॉप हो गई. वेलोसिटी ड्रॉप्ड टू अ वेरी लोअर वैल्यू, एकदम से ड्रॉप हो गई, फास्ट ड्रॉप, ठीक है. हाई डी एक्सेलरेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन. एंड हाउ वुड यू शो इट ऑन द ग्राफ? अ सडन ड्रॉप लाइक दिस, ठीक है. एकदम से जो ड्रॉप हुआ है लाइक दिस, स्ट्रेट लाइन तो बिल्कुल नहीं होता, हम लोग जैसा कर्व सा बनाते हैं. दिस इज द सडन ड्रॉप. इट शोज कि यहाँ पे इसने इट ओपन्स पैराशूट, राइट. अच्छा, now when the velocity dropped, you know what will happen? velocity drop हुई है, तो velocity decrease होगी तो air resistance दोबारा decrease हो जाएगी. Why? Because air resistance was very high, because parachutist was falling with a very high velocity. ये वाली जो terminal velocity थी, यहाँ पे जो value थी, इससे गिर रहा था नीचे, इसको मैंने terminal velocity नाम दिया. जैसे ही velocity drop हुई तो air resistance भी drop हो जाएगी. Now air resistance will again start to decrease, ठीक है. एंड एयर रेजिस्टेंस अभी ना वेट से बहुत ज्यादा बड़ी हो गई थी पहले ना, लाइक दिस. यहाँ पे अगर मैं टोटल एयर रेजिस्टेंस बनाऊं, वेट से बहुत ज्यादा बड़ी हो गई थी. बट
आफ्टर सम टाइम एज द वेलोसिटी ड्रॉप्स तो एयर रेजिस्टेंस भी वापस ड्रॉप होना शुरू हो जाएगी, वेट तो उतना ही रहेगा, और जब एयर रेजिस्टेंस ड्रॉप होना शुरू हो जाएगी वेट उतना ही था, ठीक है, एयर रेजिस्टेंस बिकेम वेरी हाई, सो इट्स वेलोसिटी डिक्रीज्ड, द वेलोसिटी डिक्रीज। अब आगे देखो सिनेरियो में क्या होगा, जैसे जैसे वो नीचे गिर रहे हैं ना, बाल हैं इसके, बाल नहीं गए कहीं पे, तो एयर रेजिस्टेंस कम होते होते बिकॉज वेलोसिटी ड्रॉप्ड, एयर रेजिस्टेंस विल डिक्रीज एंड अगेन एज इट इज डिक्रीजिंग, तो एक वेट की वैल्यू के इक्वल भी तो होगी ना डिक्रीज होते होते, और जैसे ही वो वेट के वैल्यू के इक्वल होगी दोबारा से, तो अगेन वही फिनोमेना हो जाएगा, वेट और एयर रेजिस्टेंस बराबर हो जाएंगे तो रिजल्टेंट फोर्स दोबारा से जीरो हो जाएगी, तो एक्सेलरेशन दोबारा से जीरो हो जाएगी, एंड अगेन they will keep falling with a constant velocity, parachute and the parachutist in this case, constant velocity आ जाएगी दोबारा से, again this is a terminal velocity, but here this terminal velocity has a very low value as compared to the terminal velocity without parachute. Now we can call this terminal velocity with parachute, ठीक है, parachute है यहाँ पे अभी इसका, terminal velocity with parachute, ठीक हो गया। तो how will we show this on the graph, that the velocity again is becoming constant, we will again draw a horizontal line, but see this constant velocity, this terminal velocity is very low, and if the man or the parachutist lands on the ground with this velocity he won't be hurt, ठीक है, जैसे ही वो जमीन पे टकराएगा, let's say इसको वैसे, इसको हम क्या नाम देंगे, it is a terminal velocity with opened parachute, सही है, अच्छा, एंड द ऑब्जेक्ट एज स्ट्राइक्स द ग्राउंड और लैंड्स द ग्राउंड, तो उसकी वेलोसिटी एकदम दोबारा जीरो हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, पैराशूटिस्ट लैंड्स ऑन ग्राउंड, so this was terminal velocity and this was the motion of a parachutist in which he achieved two terminal velocities, one was the very high terminal velocity without opening parachute, and other one was the terminal velocity with opening, with parachute being opened, ठीक है, so this is